प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आपका लिखा हुआ एक निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और अग्रवाल जी का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में अग्रवाल जी की रचनाएं भारत की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, जो कठिन शब्द मिलेंगे उनको कमेंट कीजिएगा, हर शब्द का अर्थ आपको मिलेगा। हम आज सीधे आ रहे हैं इस निबंध में जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप और जिसे अग्रवाल जी की रचना जो दूसरे क्रम में लिखी हुई है पृथ्वी पुत्र, इस निबंध संग्रह से किया गया है। तो देखते हैं पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह का यह पाठ जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, अपने अपने हिसाब से सभी लोग देश को बनाने की बात करते हैं। नेता लोग अपना संकल्प दिखाते हैं कि हम राष्ट्र के निर्माण में पूरी जिंदगी लगा दिए, लेकिन विद्यार्थियों, लेखक ने जो दिखाया है उस हिसाब से जब तक पूरा देश नहीं चाहेगा तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और देश कहीं अलग की वस्तु नहीं है। 3 तत्वों से राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है और यह तत्व संपूर्ण भारत में अलग अलग रूप में नजर आते हैं। बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो ज्यादा नहीं कह करके केवल इतना कहने का आशय है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के जो भी तत्व हैं उन सभी के बारे में हमारी जानकारी हो और हम उनको सजाने और संवारने में अपना समय लगाएं। तो राष्ट्र का जो स्वरूप होगा, जो हमारे देश की स्थिति होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ स्वरूप का आशय क्या है। एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा ढांचा जैसे कि एक देश को होना चाहिए, वो हम आज अग्रवाल जी की आंखों से देखेंगे। ध्यान दीजिए, ये चिंतन का विषय है, समझने का विषय है। चलिए पढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक बात और, गद्य को समझने के लिए हर शब्द के अर्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए हर शब्द के अर्थ को आप ध्यान से देखिएगा। इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे आप उत्तर बना ले जाएंगे। और यदि किसी भी शब्द का अर्थ नहीं आया तो वो आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ध्यान दीजिए, भूमि धरती, भूमि पर बसने वाला जन यानी कि वहां रहने वाले लोग, जिसमें मनुष्य प्रथम स्थान रखता है। अब मैं मनुष्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और जीवों को भी इसमें सांकेतिक रूप से शामिल किया गया है। और जन की संस्कृति, लोगों की जो रहन सहन की शैली है, जीवन शैली है, वो ये 3 चीजें हैं। ये तीनों अगर सही हों तो राष्ट्र सही रहेगा, और यदि ये तीनों बिखर जाएं, ये अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने सौंदर्य, अपनी अपनी अच्छाइयों से दूर हो जाएं, तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं उदाहरण के रूप में ये कह सकता हूँ कि जहाँ की संस्कृति मिट गई, वहाँ के लोग धीरे धीरे मिट जाते हैं। जहाँ का पर्यावरण खत्म हो गया, उनका मिटना तय है। भूमि का संबंध डायरेक्ट पर्यावरण से है और संस्कृति और सभ्यता का संबंध व्यक्ति से है। अब चलिए एक एक की विवेचना समझते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, धरती तो हम लोगों ने बनाया नहीं।
अब देवों ने किया है भूमि का निर्माण। एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भाई कोई देखने वाला तो था नहीं कि भाई देवता बैठ के धरती बना रहे थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे समय से परे होता है उसे हम ईश्वरीय मान लेते हैं। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, कोई आज की बनी हुई नहीं है। शायद सृष्टि के आरंभ में जल, जल के बाद ये धरती और इसके बाद बहुत कुछ बना। तो ये है ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, उस पर बहुत ज्यादा ना आपको जानना है, ना बहुत ज्यादा उसकी यहाँ जरूरत है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवताओं ने धरती बनाया, वह अनंत काल से है, वो आज से नहीं है, जब से सृष्टि रही है तब से है। लेकिन धरती कैसी है और कैसी रहनी चाहिए ये हम लोग देख रहे हैं, ये है हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिएगा, उसके भौतिक स्वरूप जैसे हरी भरी होनी चाहिए, जैसे उपजाऊ होनी चाहिए, जैसे खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना अर्थात सावधान रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा ये कर्तव्य है कि धरती पर जो भी हरियाली से लेकर के आवश्यकता है, उपजाऊपन से लेकर के जो कुछ भी जरूरी है, हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि उसकी स्थिति बनी रहे, धरती उपजाऊ रहे, हरियाली कायम रहे। यदि हम इससे चूक गए तो एक तत्व हमारा कमजोर हो जाएगा, और यदि एक तत्व कमजोर हुआ तो देश का एक हिस्सा जो अति महत्वपूर्ण है वो जब कमजोर हो जाएगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति धरती का जो बनावटी रूप है, मतलब जो वास्तविक रूप है, बनावटी नहीं कहेंगे, जिस तरीके से उसको होना चाहिए, उसके प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, जितने अधिक हम उसके बारे में जानेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, उतनी ही हमारी देशभक्ति मजबूत होगी। क्योंकि यदि हम धरती माँ को नहीं जानते तो हमारी देशभक्ति किसी काम की नहीं है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देशभक्ति की जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं, सबका सीधा संबंध धरती से है, जिसे हम धरती माँ कहते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, अर्थात जिसको धरती के बारे में कुछ नहीं पता, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं, उसकी हरियाली के बारे में वो बेखबर है, ऐसी जो देशभक्ति है वो निर्मूल होती है, उसकी कोई जड़ ही नहीं है। और जिसकी जड़ नहीं है वो कितना मजबूत होगा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। निर्मूल का मतलब है जिसकी जड़ काट दी गई हो, जड़ ही ना हो। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। धरती के प्रति हमारा जितना गहरा लगाव होगा, अर्थात राष्ट्रीयता की जड़ जितनी मजबूत होगी, उतने ही राष्ट्रीय भाव अर्थात देशभक्ति के भावों के नए कल्ले अर्थात नई नई पत्तियां निकलेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अर्थात धरती कैसी होनी चाहिए और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्वरूप की आद्योपांत शुरू से लेकर के अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को अर्थात महानता को पहचानना आवश्यक धर्म है। ध्यान दीजिए, यदि हम इस धर्म का पालन नहीं करते तो हम देशभक्त नहीं हैं, और यदि हम अपनी धरती को खूबसूरत और हर तरीके से योग्य, हरी भरी बनाए रखेंगे तो हमारी देशभक्ति उतने मजबूत होगी। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि एक तरीके से हो सकता है, जैसे भी हो सके, क्योंकि हर जीव उसके प्रति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। एक उदाहरण मुझे याद आता है, हम मनुष्य समझदार हैं लेकिन हम खेती के कार्य करने से दूर भागते हैं। हम हरियाली आदि को समाप्त करके कंक्रीट के महल खड़े कर रहे हैं।
हमें भूल जाते हैं कि धीरे धीरे सारे पौधे खत्म हुए तो हमारी स्थिति क्या होगी। छोटी वनस्पति से लेकर के विशाल वृक्ष तक कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको प्रकृति ने व्यर्थ में बनाया है, सबका उपयोग है। अब देखिए, एक आवाज आपको सुनाई पड़ी होगी, आसमान गिरा है हमारे घर पे, पल्ला बंद, दरवाजा बंद करने के लिए हमारे महा समझदार बच्चियां हैं और परिवार वाले हैं जिनको, तो ये थोड़ी आवाज आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि समझो कभी कभी आप विद्यालय में पढ़ रहे हो तो बगल में कुछ लोग जश्न मनाने लगे तो वो भी तो आवाज सुननी पड़ती है। चलिए, हमारी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी है, जो भी प्रकृति में बना हुआ है, छोटे पौधे से लेकर के बड़े वृक्ष तक, सबका अलग अलग महत्व है। एक कीड़ा जो होता है वो अपनी सफाई के कार्य में धरती को उपजाऊ बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, गंवा देता है, और हम इतने समझदार हुए कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, बस उस झूठे सुख को सुख समझते हैं जो आने वाले समय में दुख का कारण होगा। मैं पर्यावरण की रक्षा के बारे में बोल रहा हूँ। आगे बढ़िएगा तो भाई, धरती के प्रति जो कर्तव्य है वो एक नहीं, 1000 प्रकार से होने चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न अर्थात उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग, प्रत्येक अंग, उसके छोटे अंग बड़े अंग, सांग और उपांग अर्थात बड़े अंग छोटे अंग, सबका अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। एक समझदार देश के लिए, एक सचेत देश के लिए धरती के बारे में संपूर्ण जानकारी उसके लिए सुख का विषय होगा। गांव और नगरों में, नगर का मतलब शहर, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से, अनेक प्रकार से केंद्रों से, अनेक स्थानों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन अर्थात जानकारी का शुभारंभ होना जरूरी है, आवश्यक है कि इसके बारे में देखिए, सरकार अपना काम करती है और सरकार के सारे कार्य प्रोजेक्ट पे आधारित होते हैं, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है पैसा लेकर के अलग हो जाओ। तो ये सोचना कि ये सरकार सब कुछ करेगी, ये हमारी मूर्खता होगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम पौधों को लगाने में जहां तक संभव हो समय दें, बिना मतलब किसी भी पौधे या वनस्पति को मिटाए ना। चलिए, तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। अब इंटरमीडिएट का कोर्स आपको पहले गद्य के रूप में फिर काव्य के रूप में मिलेगा। आइए इसका साहित्यिक सौंदर्य समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी भाषा जो है शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विचारात्मक और विवेचनात्मक। गुण की बात करें तो यहाँ पर मुझे ओज गुण मिल रहा है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। ध्यान दीजिए, अलंकार भी मिल सकते हैं, लेकिन जहां मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ यदि हम देखें तो उदात्त अलंकार की स्थिति दिखती है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, अगली वीडियो में इस आगे के अंश को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। शुभम भूयात्।